आप लोग को यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 9 ढूंढना है। पेज नंबर कौन सा गिरेगा इसमें? पेज नंबर वोट फाइल शेयर बड़ा है सेक्शन नंबर 9। मिला आप लोग को? पेज नंबर 27 था। ऊपर तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक। हमने क्या किया कि इंडिया से क्या क्या इनकम हो सकता है, मिला जा सकता है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग खाली उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसको 5 मिनट का टाइम देना है, उसका बाद पता है। इनकम डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। माना गया है कि ये सब इनकम कहाँ से है, निकला है? इंडिया से निकला है। अगर कोई भी बिजनेस है और उसका कनेक्शन कहाँ पे है, ब्रांच ऑफिस, एजेंट कोई भी है, वो कहाँ पे है, इंडिया में है, तब उसको हम लोग कहाँ का इनकम बोल के मानेंगे? इंडिया का इनकम बोल के मानेंगे। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, एजेंट एटसेट्रा इन इंडिया, तब हम लोग उसको इंडिया से इनकम आ रहा है बोल के मान लेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब क्या है? अगर कनेक्शन इंडिया से ही हो और इनकम भी कहां से हो रहा है, इंडिया से ही आ रहा है। ये इंडिया में ब्रांच ऑफिस मेरा है, मैंने क्या कर यूको में बैठ के हम इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ये मेरा इंडिया का इनकम होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोला है कि ये कंडीशन होने का बाद में भी जो भी इनकम मिलता है वो आपका इंडिया से इनकम नहीं है बोल के मानेगा। कब? जब क्या होता है, आपका टोटल इनकम जो होता है, टोटल इनकम का 10% से अगर कम इनकम कहाँ पे होता है, इंडिया से होता है, तब हम लोग उसको खाली 10% को ही मानेंगे, बाकी सबको नहीं मानेंगे। मतलब आप पकड़ लीजिए, खाली कोई भी MNC कंपनीज है, उसका काम कहाँ पे चल रहा है, यूके में भी चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है और मालदीव्स में भी चल रहा है। तो इन 3 कंट्रीज है, क्या रहा, उसको पैसा आ रहा है, ठीक है। और इसका ऑफिस, मेन ऑफिस, ब्रांच ऑफिस किधर है, इंडिया में है। तो हम लोग कितना उसको, इसका इनकम के सब टोटल जितना भी, अगर पकड़ लीजिए आपको 1 लाख रुपया अगर इधर पे मिल रहा है इनको, तो 1 लाख रुपया को क्या हम लोग इंडिया का इनकम बोल के मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि ब्रांच ऑफिस इंडिया में है बोल के? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे?
क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ वर्क कहाँ पे हो रहा है ज़्यादा। यहाँ पे अगर 50% ऑफ वर्क हो रहा है तो परसेंटेज ऑफ वर्क का बेसिस में ही आपको रेवेन्यू को भी उतना ही अलॉट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर 10% काम हो रहा है तो आपको 10% बोल के मानना है, यहाँ पे 20% काम हो रहा है तो 20% बोल के ही मानना है। पैसा कलेक्शन इंडिया में ही क्यों ना हो ज़्यादा, अगर ये 1 लाख रुपया अगर इंडिया में ही सब कुछ कलेक्शन हो रहा है लेकिन आपको 1 लाख रुपया इंडिया से आ रहा है बोल के मानना नहीं है। आपको क्या देखना पड़ेगा कि काम कितना अलॉट हो रहा है। 10% वेटेज इज टू बी गिवन टू वर्क इन इंडिया। जितना काम हो रहा है उस परसेंटेज का बेसिस में ही आप लोग को रेवेन्यू को ही अलॉट करना है और उसी का बेसिस में आप लोग को टैक्स लगाना है। परचेज ऑफ गुड्स बाय ए नॉन रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। अभी कौन है, नॉन रेसिडेंट एक है, उसने क्या किया, गुड एक परचेज किया है। परचेज कहाँ पे, इंडिया में किया था, पकड़ लीजिए, ठीक है। इंडिया में गुड परचेज किया था। ये एक पोर्ट है, अदानी का पोर्ट है। पोर्ट से सामान खरीदा है, कहाँ से बैठ के, सिंगापुर में बैठ के उसने सामान खरीदा है। तो पैसा किसको दिया होगा, अदानी पोर्ट में जो भी इंसान है वो पैसा को दिया है। तो ये पैसा इंडिया से जा रहा है, पैसा इनको दिया, पैसा देने का बाद में क्या कर रहा है, इससे सामान लेके जा रहा है। पैसा दे दिया, सामान लेके जा रहा है। जब भी सामान लेके जा रहा है और उसको क्या काम करने के लिए लेके जा रहा है, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया से बाहर उसी सामान को बेचने के लिए लेके जा रहा है, भाई यूज़ करने के लिए लेके जा रहा है। तब भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इनकम बोल के नहीं मानेंगे। यहाँ पे इनकम उसने कुछ अर्न किया है क्या, उसको पैसा मिला है। यहाँ पे इन भाई साहब ने सिंगापुर में बैठ के सामान खरीदा, अदानी पोर्ट से सामान खरीद के बाहर पे बेचने के लिए लेके गए। तो इन भाई साहब को पैसा मिला है ना, पैसा दिया नहीं, पैसा दिया, मिला कुछ है नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करके अगर जो भी पैसा अगर मिलता है उस पैसा को क्या हम लोग इंडिया से इनकम अर्न किया बोल के मानेंगे कि सामान तो इंडिया का है। सामान इंडिया का है, यूको में बैठ के आपका सिंगापुर में बैठ के उन्होंने सामान को बेचा है। तो हम लोग जो भी इनकम सिंगापुर में बेच के मिला हो उस इनकम को इंडिया का इनकम बोल के मानेंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। यहाँ पे क्या बोल दिया कि फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, अगर विद इन इंटेंशन टू एक्सपोर्ट, अगर हमने कुछ भी सामान अगर बाहर पे बेचा है तो उस इनकम को हम लोग नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। और वो इनकम क्या होना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा। अगर रेसिडेंट इंडियन अगर ये काम कर रहा है कि सामान एक खरीदा, एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर पे ही इनकम अर्न कर रहा है, तब उसको टैक्स लगेगा। नॉन रेसिडेंट को क्यों नहीं लगा, क्योंकि ग्लोबल इनकम प्रोविजन दूसरे कंट्री में है तो नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आ गया कलेक्शन ऑफ न्यूज and views by a news channel or news agency in India will not be deemed to be a business connection in India। क्या बोला है, अगर कोई भी एक कंट्री है तो क्या कर रहा है, न्यूज़ का डाटा कलेक्शन कर रहा है, न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करके क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है बाहर पे, तो उसको हम लोग इंडिया से कोई भी इनकम अर्न कर रहा है बोल के नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, BBC अगर क्या कर रहा है, BBC ग्लोबल कंपनी है और इंडिया में भी है, तो इन्होंने क्या किया, न्यूज़ कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज बाय ए न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया। BBC इंडिया कहाँ पे, इंडिया में ही है। कलेक्शन क्या कर रहा है, न्यूज़ का कलेक्शन कर ही रहा है, उसको इंडिया से जो भी इनकम कलेक्शन कर रहा है इस पर्पज़ के लिए, न्यूज़ एंड व्यूज़ के लिए जो भी कलेक्शन कर रहा है उससे अगर जो भी रेवेन्यू आएगा उसको हम लोग इंडिया से इनकम अर्न कर रहा है बोल के नहीं मानेंगे। BBC का ऊपर रेट बढ़ा था, हाँ, तो वो टैक्स चोरी का जो उसको बढ़ा था,
अभी पकड़ लीजिए, ये न्यूज़ एंड व्यूज़ का अलग से रहता है, ठीक है। उसका बाद में रेवेन्यू स्ट्रीम अलग से भी रहता है, क्योंकि आपका एड का रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। वो रेवेन्यू जो भी अलग अलग रहता है उस रेवेन्यू का लिए पकड़ लेगा। तो इन सब के लिए तो बच के चला गया। अगर हमको भी आइडिया नहीं होगा, अगर इस क्लोज का अगर आइडिया नहीं है, अगर भाई साहब ने इनकम दिख रहा है तो गलत है, लेकिन अदरवाइज दूसरा रेवेन्यू से स्टोरी का है, मतलब इस तरह से दिखाया होगा बाकी इनकम को, हाँ, तो हाँ। वो टैक्स रिलेट करता है। ये भी हो सकता है। चलिए, फिर अभी बाद में क्या आ गया कि शूटिंग ऑफ फिल्म्स इन इंडिया प्रोवाइडेड। आपको एक बार वो स्लमडॉग मिलियनेयर प्लस डैनी बॉयल वाला एग्जाम्पल था। इसमें क्या है, कोई भी एक मेकर कौन है, इंडिविजुअल। यहाँ पे कौन था, डैनी बॉयल था। डैनी बॉयल आया इंडिया, आके क्या किया, स्लमडॉग मिलियनेयर बनाया। तो मेकर कौन है, इंडिविजुअल है। ही शुड नाइदर बी ए इंडियन सिटीजन। तो डैनी बॉयल इंडियन सिटीजन है, नहीं है। रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है? रेसिडेंट इंडिया मान लीजिए कि 180 से कम रहा है तो नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना नहीं पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट होना पड़ेगा। अगर वो मूवी बना रहा है तब उसका इनकम माफ हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में है। तो डैनी बॉयल अगर 180 डेज से कम रहा है और यहाँ से पैसा कमा के चला गया है तो उसका ऊपर टैक्स नहीं लगा, ठीक है। और क्या हो गया, मेकर अगर फर्म है, जैसे अभी कंपनीज लोग बनाते हैं, एक इंडिविजुअल में इतना पैसा नहीं होगा, मान लीजिए अभी फर्म है, उस फर्म का क्या बोला है, कोई भी मेंबर या पार्टनर, क्रू का मेंबर या पार्टनर क्या होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन या इंडियन रेसिडेंट नहीं होना पड़ेगा, एक भी नहीं होना पड़ेगा। अगर एक भी हो गया तो इंडिया में टैक्स लगा देगा, ठीक है। सेम चीज आप लोगों को ये पता है कि इंडिया में एसेट टू रहना नहीं पड़ेगा। अगर इंडिया में एसेट है, उससे अगर कोई भी इनकम अगर अर्न कर रहा है तो आपको लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसमें लगेगा बोला, ये एक्सेप्शन था, इतना तक हम लोग का एक्सेप्शन था। फिर ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। आपने इंडिया में कोई भी ट्रांसफर किया है एसेट को और उससे कुछ भी इनकम अर्न किया है तो आपको लगेगा। यहाँ पे क्या बोला, सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट टू एन इंडियन सिटीजन। आप कौन है, नाइजीरिया में है। नाइजीरिया में क्या है, आप इंडिया का एम्बेसडर रहता है, इंडियन एम्बेसडर। तो इंडियन एम्बेसडर के हिसाब से आप क्या है, अपॉइंट हुआ है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, नाइजीरिया में रह रहे हैं। तो आपको पेमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगा या नाइजीरिया का गवर्नमेंट देगा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट देगा या नाइजीरिया का गवर्नमेंट देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी, ये आप अगर यहाँ पे गया है तो आप कौन है, इंडियन सिटीजन है, बाय बर्थ आप इंडियन सिटीजन है। तो बाय बर्थ जब आप इंडियन सिटीजन हैं और आपको सैलरी कहाँ से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, लेकिन आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अपना देश के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी पैसा कहाँ पे देना पड़ेगा, नाइजीरिया में टैक्स नहीं लगेगा, आपको कहाँ पे लगेगा, इंडिया में टैक्स लगेगा, ठीक है। ये वाला आज को पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 10। तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा बोलेगा। हाउएवर अलाउंसेस एंड परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया कि कोई भी अलाउंसेस अगर कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रहा है, तब आपको एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन किस, अगर गवर्नमेंट अगर हमको पेमेंट कर रहा है, जो हम इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, तब क्या एग्जेम्प्ट होगा, नहीं होगा। हम क्या होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होना पड़ेगा, तब जाके ही ये चीज एग्जेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 से क्या था इसमें, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशंस इन इंडिया। मैंने क्या बोला था, मालदीव्स में आपका बिजनेस है, यूके में आपका बिजनेस है और इंडिया में बिजनेस है आपका, ठीक है। लेकिन ब्रांच ऑफिस कहाँ पे आपका, इंडिया में है। पैसा सब कहाँ पे जा रहा है आपका, इंडिया में जा रहा है। और आप कहाँ पे बैठा हुआ, बाहर पे कहीं पे भी
आप आराम से बैठा हुआ है, इंडिया में नहीं है, लेकिन आपका सब पैसा कहाँ पे जा रहा है? इंडिया में जा रहा है। तो आपको क्या, जब यहाँ से जब पैसा मिलेगा, आप सभी पैसा का ऊपर टैक्स लगा देगा इंडिया में। आपको टैक्स कहाँ पे देना चाहिए? आप फर्स्ट इंस्टेंस में आपका नज़र में क्या आता है कि इंडिया से पैसा आ रहा है, तो टैक्स हमको कहाँ पे पे करना है? इंडिया में पे करना है। लेकिन इस प्रोविजन के अंडर में इसने क्या बोल दिया कि आपको इंडिया में उतना ही टैक्स पेमेंट करना है जितना आपको इंडिया से प्रॉफिट अर्न हुआ। इससे प्रॉफिट कितना अर्न हुआ हमको मतलब नहीं है, इससे कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है हमको मतलब नहीं है, तो हमको टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगाना है। हमको टैक्स कितना में लगाना है? इस इंडिया से जो भी हम काम किया है, पकड़ लीजिए हम यहाँ पे 50 रुपये का काम किया, तो हमको 50 रुपये का ऊपर पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, चलिए आज का डेट वाला क्वेश्चन आ जाइए फिर। आप लोग को एक देखे गया था प्रॉब्लम, आप लोग ने कर लिया वो? अभी क्या था आप लोग का एग्रीकल्चर इनकम का नेक्स्ट चैप्टर। एग्रीकल्चरल इनकम ने क्या बोला है अंडर सेक्शन 10 जो भी है आप लोग का, तो आप लोग को आपको देखा था सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता था? इनकम नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, मतलब ये सब इनकम है बोल के मान रहा है, लेकिन आपको टैक्स जब कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम का पार्ट में इसको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब यहाँ पे आप लोग को जो भी इनकम डिस्कस किया जाएगा, आप लोग को पहले पकड़ लीजिए आपका इनकम 5 लाख रुपया, और उसमें से आपका एग्जेम्प्ट इनकम मतलब ये वाला इनकम, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम 1.5 लाख रुपया है, तो आप इस 1.5 लाख रुपया को हटा देना है। उसका बाद आपको जो भी निकलेगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम, कि आपको डिडक्शन मिलने से फिर डिडक्शन माइनस करेगा ये वाला आपका, इसका ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये सब इनकम क्या क्या है जिसका ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग ने पहले क्या डिस्कस करना था कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 किसका बारे में बोल रहा है? एग्रीकल्चर इनकम का बारे में बोल रहा है। अभी एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन कहाँ पे है आप लोग को बोलना। अभी हम लोग को क्या डिस्कशन करना था कि कोई भी एक इनकम हो कुछ भी हो उसका डेफिनेशन पहले हम लोग को देखना रहता है। तो डेफिनेशन कहाँ पे है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में लिखा हुआ। ठीक है, तो उससे पहले क्या करना था, हम लोग को पता है कि एंट्री 82 का अंदर में, अंडर एंट्री 82 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल किसका था? कॉन्स्टिट्यूशन का था। उसने पावर क्या दिया था कि पार्लियामेंट को टैक्स लगाओ। टैक्स लगाओ किसमें? इनकम में, अदर देन एग्री इनकम में बोल के रखा था। तो अगर गवर्नमेंट ने पावर करके रखा ही था कि आपको टैक्स नहीं लगाना है, तो फिर से हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, क्योंकि असेसमेंट ईयर्स 1974-75 का बाद में से इंडिया ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला है
कि आपको नेट एग्रीकल्चरल जो भी इनकम होता है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम मतलब क्या हो गया, आपने पूरा साल काम किया, काम करने का बाद आपका हाथ में आया 1 लाख रुपये। 1 लाख आने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, गाय को कुछ खाना वाना खिलाया, ट्रैक्टर में आपने पेट्रोल फ्यूल भरा है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ा, पकड़ लीजिए 35,000 आपका खर्चा किया था उस हिसाब से, तो आपका पास में हाथ में कितना आया था 65,000। तो इसी 65,000 को क्या बोला जाता है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम। नेट मतलब क्या होगा, अपने एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा, उसका बाद में जो भी इनकम आता है वो आपका नेट एग्रीकल्चरल इनकम होता है। क्या बोला, इस हिसाब से तो हमारा ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए था, इसको हमको इनकम टैक्स में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस ईयर का बाद में से नेट एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये क्या है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब अदर देन जो भी इनकम होता है एग्रीकल्चर, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जो भी इनकम होता है उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम का साथ में आपको ऐड करना है। क्यों बोला है, इसका कारण, ठीक है। और ये किन किन को करना है, इंडिविजुअल को करना है, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को करना है। आप अगर पकड़ मान लीजिए अभी ये कौन हो गया, इन यहाँ पे अभी अगर कोई कंपनी अगर आ रही है, कंपनी ने एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर रहा है, तो इसका ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है। अदर देन ये सब इंसान को नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। तो अभी आप अगर आप लोग अगर न्यूज़ अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग को बीच में भी पता चला होगा कि अभिषेक बच्चन का जो भी डॉटर है उसने क्या किया, लैंड खरीदा है, लैंड बहुत सारा लैंड खरीदा है, लैंड खरीद के क्या कर रहा है वो अभी एग्री लैंड कर रहा है, ठीक। एग्री लैंड बच्चा अपना नाम पे क्या है, जूनियर बच्चन लिख देते हैं। ये एग्री लैंड खरीदने का मतलब क्या हुआ, जो भी इनकम यहाँ से आता है लैंड खरीद के रख दिया, अभी क्या कर रहा है, उनको जितना भी इनकम होगा यहाँ से उनको दिखाएगा, अगर इनकम टैक्स रिटर्न में अगर दिखा रहा है कि वो एग्री लोन एग्रीकल्चर इनकम उन्होंने अर्न कर रहा है, तो इनका ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप अगर आप लोग न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को तो ये पता चलेगा कि मिनिस्टर जितना भी होता है, MLAs लोग जितना भी होता है, सबका पास क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत भर भर के पड़ा है। और किसने पड़ा हुआ है, क्योंकि फुल्ली एग्जाम भाई साहब लोग को टैक्स खाली में मिल रहा है और कुछ नहीं करना उनको। लैंड टैक्स कितना पड़ेगा आप बताइए, तो आप लोग का घर में अगर लैंड टैक्स जो भी है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको खजाना बोल रहा जाता है शायद, हाँ खजाना। आपको साल में कितना देना पड़ता है ना, आपको 15 रुपया अगर हम बोलते हैं, साल में आपको 15 रुपये भी नहीं कट जाता है, बहुत कम गिरता है। अगर आप ज़्यादा भी देता है, अगर आप म्यूनिसिपलिटी में भी गिरता है तब भी आपको 500 रुपये देना पड़ता है। अगर आप गुवाहाटी म्यूनिसिपलिटी बोर्ड के अंडर में भी गिरता है तो आपको 500 रुपये देना पड़ता है साल में। आप 500 रुपया, आप तो दिन में इतना खा देता होगा, एक घर रहने के लिए 500 रुपया कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग को टैक्स कंप्यूट किस लिए करना पड़ रहा है, इसका एग्रीकल्चर इनकम को पढ़ने के ऊपर पड़ रहा है, इस कारण 1974 का कारण से पड़ रहा है। 1974-75 में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, तो अभी सब लोग को करना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का पास पहले पावर नहीं था, अभी भी पावर नहीं है टैक्स लगाने के लिए, लेकिन कंप्यूटर करने के लिए आपको पड़ता है। तो पहले अभी हम लोग को देखना क्या है, एग्रीकल्चर इनकम डेफिनेशन देखना है। एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन में आपको 3 या 4 चीज़ें रहेगा, मेन 3 चीज़ क्या है, एनी रेंट और रेवेन्यू। एग्रीकल्चरल लैंड है आपका पास, ये कैसा लैंड है, एग्री लैंड है, उससे अगर आपको रेंट मिल रहा है, मतलब आप इस एग्री लैंड को भाड़ा में दे सकता है, और उससे अगर कोई भी रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम लैंड, कहाँ से आना पड़ेगा, लैंड से आना पड़ेगा। और ये लैंड कहाँ का होना पड़ेगा, इंडिया का होना पड़ेगा,
अगर यूके का एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, आपका पास लैंड है और वहां से आपको अगर इनकम आ रहा है तो आपका उसका ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, अगर आपका पास एग्री लैंड है और आपने इसका ऊपर क्या कर दिया, मूवी बनवा दिया। शाहरुख खान क्या करता है, खेत में जाके पूरा मूवी बनवा देता है। तो आपने क्या किया, शाहरुख खान को बुला के आपने क्या बोला कि आप मूवी शूट करो, और आपको मूवी शूट करने का अगेंस्ट में क्या मिला, रेवेन्यू मिला। आपने बोला भाई साहब आपने तो हमको बोला था कि रेवेन्यू मिला है, लैंड से मिला है, इंडिया में ही था लैंड, और उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हमने यूज किया। एग्रीकल्चर पर्पस कैसे यूज किया कि खेत दिखाया हमने, शाहरुख खान को लाके खेत को प्रमोट किया। तो क्या आपको जो भी शाहरुख खान से पैसा मिला है उस इनकम का ऊपर आपको एग्जम्पशन मिलेगा, हाँ या ना? नहीं मिलेगा। अभी मेन कहाँ फंस गया, एग्रीकल्चरल पर्पस में। एग्रीकल्चरल पर्पस में दो चीज करना रहता है कि बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, दो चीज करना पड़ता है। बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या होना पड़ेगा, अगर आप खेती कर रहे हैं, खेती करने के लिए कोई भी एक प्लांट को अगर आपको लगाना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर से उसमें हल चलवाना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा, आपको पेस्टिसाइड फेंकना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, आपको पानी सानी देना पड़ेगा, उसको इरिगेशन देना, फैसिलिटी देना पड़ेगा। तो वो हो गया क्या आपका बेसिक ऑपरेशन। आपने प्लांट सीड किया है, प्लांट सीड को यहाँ पे प्लांट किया है यहाँ पे। तो ये सब क्या हो गया, ये सब चीज आपको खुद से ह्यूमन एफर्ट डालना पड़ेगा। ये क्या हो गया बेसिक ऑपरेशन। फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है, मतलब बेसिक ऑपरेशन को जो फॉलो करता है, अगर आपका यहाँ पे प्लांट सब बढ़ गया, बढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसको काटेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, उसको आपने ठीक ठाक करेंगे, साफ सफाई करेंगे, या फिर उसको आपने फर्टिलाइजर देके आपका अगर कुछ भी अगर अनवांटेड प्लांट अगर वहां पर ग्रो हो गया उसको काटेंगे। फिर उसका बाद में आपने क्या करेंगे, काट कूट के आप उसको सेल करेंगे। तो ये सब क्या हो गया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से हो जाता है, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स नेसेसरी। यहाँ पे तो ये दोनों ही ऑपरेशन आपने नहीं किया, तो एग्रीकल्चरल पर्पस जो भी है वो आपका फेल हो जाता है। और ये जो भी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने बोला है कि भाई साहब हमने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस काम में लगाया था, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसका पास रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी का पास रहता है, कि एसएससी को प्रूफ करना रहता है कि हमने इसका ऊपर एग्रीकल्चर काम किया है, और आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। हाँ एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हाँ वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किस लिए देना पड़ेगा, जहाँ पे भी ह्यूमन एफर्ट्स हट जाता है वहाँ पे अगर मशीनरी अगर इंक्लूड हो जाता है तब आपको वो अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा। अगर आप कोई भी एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल पर्पस से आप क्या बनाएंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या क्या हो सकता है, राइस, व्हीट, कोकोनट जो भी है वो आपका रॉ फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है, आपने फैक्ट्री बैठा के क्या कर दिया, इस रॉ फॉर्म का कैरेक्टर को चेंज कर दिया। जब भी आप कैरेक्टर चेंज करेंगे वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा। ठीक है, आप लोग ये 2-3 पॉइंट पढ़िए, उसके बाद हमारा ठीक है, इतना समझ गया था आप लोग। फिर बाद में क्या था, एनी इनकम रिसीव फ्रॉम सच लैंड, लैंड से क्या मिल रहा है आपको, इनकम। लैंड आपको खुद से आके नहीं देगा, लैंड से आपको कुछ काम करना है, काम करने के बाद में आपको जो भी इनकम मिल रहा है। तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस क्या किया आपने, खेती करना पड़ेगा,
इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसको आपने प्रोसेस किया है, साफ किया है, रेज किया है और रिसीव रेंट इन काइंड। रेंट इन काइंड मिल गया, मतलब आपको पैसा एक्चुअली मिला नहीं है, पैसा का बदले क्या मिल गया आपको, सामान मिल गया। मतलब क्या क्या आपने आजकल क्या कर देता है कि ये मेरा पास एक लैंड है, इस लैंड को हम यूज नहीं कर रहे, तो हम क्या किया, इस लैंड को दूसरा कोई कल्टीवेटर के पास दे दिया कि भाई आप यूज करो, आप यूज करने का बाद में आपको जो भी पैसा मिलता है वो हमको दे दो, और नहीं तो आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करेगा उसका 50% हमको दे देना। तो जो भी 50% अभी हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रोड्यूस, वो हमको क्या है, रेंट इन काइंड मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा, पैसा का बदले सामान मिल गया, तो सामान का भी वैल्यू होगा, तो वो रेंट इन काइंड को भी हम लोग को कंसिडर करना है। इज टू प्रोवाइड इट फीड फॉर मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। हम उसको अगर बाद में रीसेल भी कर सकता है या खुद कंजम्पशन के लिए भी उसको ले सकता है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या था, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर। रिसीवर कौन है, आपने इस लैंड, एग्री लैंड को, आपका पास क्या होना पड़ेगा, बिल्डिंग है, इस लैंड का अंदर में बिल्डिंग है। जैसे आपका भी फैक्ट्री था, फैक्ट्री का बदले यहाँ पे क्या आ गया, बिल्डिंग आ गई। अभी ये कौन सा बिल्डिंग है, सलमान भाई का बिल्डिंग है। सलमान भाई का पास भी क्या है, बड़ा सा फॉर्म है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे क्या है, ये फॉर्म है, फॉर्म हाउस है, करेक्ट, ठीक है। उस फॉर्म हाउस में क्या कर रहे हैं, सलमान भाई को पकड़ लीजिए, दूसरा कोई एक सेलिब्रिटी क्या वहां पर रहा, उसको पैसा दिया रहने के लिए, तो उनका भी बिल्डिंग है, ऑक्युपाइड बाय द रिसीवर, सलमान भाई भी वहां पर रहते हैं। ऑफ द रेंट और रेवेन्यू, रेंट भी भाई सबको मिल रहा है। सच लैंड ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर, ऑक्युपाइड बाय द कल्टीवेटर, मतलब हमने क्या किया, इसको दूसरा कोई एक पर्सन को दे के रखा था, उसने ऑक्युपाई किया है, किसको, इस बिल्डिंग को ऑक्युपाई करके रखा है। दूसरा कोई इंसान इस बिल्डिंग को ऑक्युपाई करके रखा है, जिसका मालिक सलमान खान है, ठीक है। और उसने क्या किया, ये सब काम कर रहा है। पैराग्राफ 2 और 3 में, पैराग्राफ 2 और 3 में क्या था, कोई भी एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बना रहा है या उससे रेंट मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, अगर आप इस बिल्डिंग को अगर रेंट में अगर दे दिया है तो भी अगर आपको कुछ भी पैसा मिलेगा, उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोल के मान लिया जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड में एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को अगर आप एक कल्टीवेटर को प्रोवाइड करके रखा हुआ है और उसका बदले आपको रेंट मिल रहा है, उसी रेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम बोल के मानेंगे, ठीक है। इस बिल्डिंग का कुछ काम हो, इस बिल्डिंग में तो खेती नहीं कर रहा है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ क्या है, इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड का बीच में उसका बिल्डिंग है, और उसी कारण हमको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, और उसी रेंट का कारण उसको एग्रीकल्चर इनकम बोल के हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट क्या बोला है, पॉइंट नंबर सी का ये इसका प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड दैट द बिल्डिंग इज ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का अंदर होना पड़ेगा या साइड में रहना पड़ेगा, एंड इज अ बिल्डिंग विच द रिसीवर ऑफ द रेंट, रिसीवर ऑफ द रेंट कौन है, सलमान खान है, और रेवेन्यू और द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ अ रेंट इन काइंड क्या है, इसको क्या काम कर रहा है, एज ए ड्वेलिंग हाउस, रेस्ट रहने के लिए उसको यूज कर रहा है, या स्टोर हाउस बोल के यूज कर रहा है, और अदर आउट बिल्डिंग हिसाब से यूज कर रहा है, तो हमको इस बिल्डिंग से जो भी इनकम होगा उसको एग्रीकल्चर लैंड बोल के मान लिया जाएगा, उसका ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बात है, ठीक है। और एक बात हो गया, सेकंड पॉइंट था कि आप उस बिल्डिंग का बारे में भी हम लोग क्वेश्चन में अभी भी है, बिल्डिंग था विद इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, वहां से हमको रेंट मिल रहा है,
उसको मैंने क्या हिसाब से आउट हाउस या गोडाउन हिसाब से मैंने रखा था, और इससे जो भी इनकम आता है उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोल के मान लिया गया था। पहला कंडीशन आउट हाउस हिसाब से उसको यूज किया गया था। सेकंड कंडीशन क्या होना पड़ेगा, उसका ऊपर आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू कैसे देना पड़ेगा, आपका रूरल एरिया है बोल के उसको दिखाना पड़ेगा। अर्बन एरिया में अगर वो आउट हाउस गिर गया तो आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बोल के माना जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, लैंड इज आइदर एसेस टू द लैंड रेवेन्यू, मतलब आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। अगर लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहा है और आप ये काम कर रहे हैं, रेंट मिल रहा है, गोडाउन हिसाब से रखा है, आपको एग्रीकल्चर लैंड मिल रहा है, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम बोल के नहीं माना जाएगा। कब, लैंड रेवेन्यू आपने नहीं दिया। लैंड रेवेन्यू दे रहा है आपने, लैंड इज नॉट लोकल रेट में नहीं है, इट इज नॉट सिचुएटेड, कहाँ पे है, म्यूनिसिपलिटी में सिचुएटेड नहीं होना पड़ेगा। म्यूनिसिपलिटी मतलब क्या हो गया, अर्बन लैंड का पास में नहीं होना पड़ेगा। अगर अर्बन लैंड का पास में अगर आपका लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड बोल के नहीं माना जाएगा। ये कंडीशंस रहने से ही आपको एग्रीकल्चर लैंड बोल के माना जाएगा। कोई भी एक अर्बन लैंड है, पकड़ लीजिए आप लोग का क्या है, गुवाहाटी है। गुवाहाटी से अगर 2 किलोमीटर का अंदर एरियल डिस्टेंस बिटवीन म्यूनिसिपलिटी से अगर 2 किलोमीटर का अंदर आपका एरिया गिर रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए ये नौगांव हो गया, ठीक है। नौगांव से क्या है आपका, ये यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी है, गुवाहाटी में म्यूनिसिपलिटी है। म्यूनिसिपलिटी से अगर आपका 2 किलोमीटर का अंदर आपका एरिया गिरता है तो आपका पॉपुलेशन इतना होना पड़ेगा। अगर इतना है तो आपको रूरल एरिया বা रूरल लैंड बोल के माना जाएगा। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, एरियल लैंड फ्रॉम म्यूनिसिपलिटी विदिन 2 किलोमीटर अगर होता है और उसका पॉपुलेशन क्या है 10,000 से 1 लाख का अंदर है तो आप उसको रूरल लैंड बोल के मानेंगे। विदिन अगर 6 किलोमीटर है मतलब क्या हो गया, नौगांव है और यहाँ पे क्या है, गुवाहाटी है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, पकड़ लीजिए आपका 2 किलोमीटर में। ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा है तो मतलब अभी हम लोग पकड़ लीजिए इसको, अभी मान लिया एरियल डिस्टेंस क्या है 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर अगर है तो आपका इसका पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा, 1 लाख से 10 लाख का बीच में होना पड़ेगा, तब जाके उसको हम लोग क्या बोल के मानेंगे, रूरल लैंड बोल के मानेंगे। अगर 1 लाख से 10 लाख का बीच में नहीं है या उससे ज़्यादा है, उससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन अगर जितना भी ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड बा उसको रूरल लैंड बोल के नहीं मानेंगे। म्यूनिसिपलिटी का जितना भी आप क्या हो गया, म्यूनिसिपलिटी का जितना सामने होगा आपको क्या बोल के माना जाएगा, अर्बन लैंड बोल के माना जाएगा। तो आप जितना दूर होगा उसमें आपको एग्रीकल्चर लैंड बोल के माना जाएगा। आप यहाँ पे क्यों 2 किलोमीटर सामने है, विदिन 2 किलोमीटर में मतलब क्या होगा, अर्बन लैंड का आप सामने है। अगर अर्बन लैंड का इतना ही सामने है तब अगर आपका पॉपुलेशन कितना है 10 से, आप मतलब जितना भी सामने होगा आपको उतना कंसेशन मिलता रहेगा। मतलब आप अर्बन लैंड का सामने भी रहता है और आप कल्टीवेशन भी कर रहे हैं तो आपको हम लोग कंसेशन मिलेगा। आप क्या हो गया, विदिन 6 किलोमीटर है तो आपको कंसेशन कितना मिलेगा, 1 लाख से 10 लाख का अगर आपका पॉपुलेशन है तो आप एग्रीकल्चर लैंड बोल के हैं। और आपका अगर
पॉपुलेशन क्या हो गया 10 लाख से अगर ज़्यादा हो गया, 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो आप क्या है, रूरल लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, क्या बोलते हैं, रूरल लैंड है या अर्बन लैंड है। 10 लाख से ज़्यादा होने से अर्बन लैंड हो जाएगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा मतलब आप कोई भी म्यूनिसिपैलिटी से दूर भी रहना पड़ेगा, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लगा कि ये जो सिटी है ना, 10,000 के का दिया हुआ है, ये वो अर्बन लैंड का पॉपुलेशन डिफाइन कर रहा है कि जो जहाँ पर हम है उसका डिफाइन कर रहा है, जहाँ पे है आप वहाँ का डिफाइन करो। वहाँ नीचे वाले क्या बोले, कहाँ पे आपको 8 किलोमीटर ग्रेटर देन 10 लाख ना, हाँ विदिन अगर आप 8 किलोमीटर है आपको मतलब क्या, बात कर रहा है। तो आपको 10 लाख का पॉपुलेशन ज़्यादा जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था आपको, यहाँ पे आपको एक बार देख लीजिए, इन एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड विच हैज़ ए पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000। यहाँ पे आपका म्यूनिसिपैलिटी का बात कर रहा है, आपको रूरल लैंड का बात नहीं कर रहा है। मतलब आपका अगर म्यूनिसिपैलिटी लैंड है और उससे अगर आपका 2 किलोमीटर से दूर है आपका क्या है गांव, और उसमें अगर पॉपुलेशन क्या है 10 से आपका 1 लाख तक है, तो आप उसको रूरल लैंड बोल के माना जाएगा। ये आपका म्यूनिसिपैलिटी लैंड है, इससे अगर आपका रूरल लैंड क्या है विद इन 2 किलोमीटर में है, तो और आपका म्यूनिसिपैलिटी का जो भी पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा 10 से 1 लाख का होना पड़ेगा। फिर म्यूनिसिपैलिटी लैंड है यहाँ पे और ये आपका रूरल लैंड। म्यूनिसिपैलिटी लैंड और रूरल लैंड का बीच में आपका क्या है 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, तब आपको देखना पड़ेगा कि म्यूनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन कितना होना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटी का लैंड अगर पॉपुलेशन अगर इससे कम होगा तो आपका ये नहीं होगा। अच्छा, ये वाला भी था आप लोग को कि एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सेपलिंग्स और सिबलिंग ग्रोन इन ए नर्सरी, उसको हम लोग क्या बोल के मानेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम बोल के मान लिया जाएगा। फिर बाद में क्या आ जाता है, रबर, कॉफ़ी और टी, ये सब चीज़ का अगर आप लोग क्या करते हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को क्या होता है पीओबी मतलब क्या, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। आपने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है और आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, रबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। खाली प्रोड्यूस करने से नहीं होगा, उसको ग्रो भी करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा। खाली दोनों में से कोई एक चीज़ करने से नहीं होगा। आपने क्या किया, रबर क्या किया, ग्रो भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, तब जाके उसका एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम में क्या हो जाएगा 65% ऑफ द प्रॉफिट को आपको एग्रीकल्चरल इनकम और 35 आपको बिजनेस इनकम, और इसका ऊपर कहाँ पे टैक्स लगेगा, खाली इसका ऊपर ही टैक्स लगेगा। और आप जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे आपको कंप्यूटेशन जो भी होगा इसका बेसिस में ही होगा। इसको एग्जाम इनकम बोल के अलग से निकाल के रख देंगे, जैसे हम लोग ने माइनस करके रखा था 100 में से 65 को माइनस करना है, फिर उसको 35 को ही टैक्स में लाना है। ठीक है, अगर क्या कर रहा है आप, रबर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है, तब आपको एग्रीकल्चर इनकम 65 होगा, बिजनेस इनकम 35 होगा। और फिर आप क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है और क्योर कर रहा है। कॉफ़ी क्योर का मतलब हमको भी नहीं पता है, आप लोगों को देख के बता रहे हैं। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ग्रो और क्योर कर रहा है तो आपको 75 एग्रीकल्चर इनकम, 25 बिजनेस इनकम। आपने क्या किया, कॉफ़ी को ग्रो भी किया, क्योर भी किया, रोस्ट भी किया, ग्राउंड भी किया, तब जाके आपका 60% आपका एग्रीकल्चरल इनकम, 40% आपका बिजनेस इनकम। फिर आपको और क्या रहता है यहाँ पे, टी का रहता है। टी आपने क्या किया, ग्रो किया, मैन्युफैक्चर किया। यहाँ पे सब चीज़ में क्या करता है, ग्रो और मैन्युफैक्चरिंग में है। आपने क्या किया, पूरा साल में आपने
टी को ग्रो भी किया, मैन्युफैक्चर भी किया, फिर उसको क्या किया आपने, बेचा है। बेचने का बाद में जो भी इनकम आता है उसका 60% इज योर एग्रीकल्चरल इनकम, 40% इज योर बिजनेस इनकम। फिर अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होता है उसको आपको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट मतलब ऐड करना था आपको। तो आपको किन किन पर्सन को करना था, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन को करना था। ठीक है, इंटीग्रेट कब करेंगे, पहला कंडीशन जब जब ये पर्सन होगा तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा, आपका एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होना पड़ेगा। एग्जेम्पशन लिमिट कितना है आपके लिए, बिलो 60 के लिए आपका 2.5, अबव 60 इतना, और अबव 80 इज 5 लाख। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम 3,50,000 है और आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 1.5 लाख रुपया है, तब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ये क्या हो गया, एग्री इनकम, और ये हो गया नॉन एग्री इनकम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम विथ एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब ऐड कब करेंगे, जब वो इंडिविजुअल ये सब ऐसे होना पड़ेगा। ये वाला मान लिया कि हम लोग का फुलफिल। सेकेंड में क्या था, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड एग्जेम्पशन लिमिट। ये एग्जेम्पशन नॉन एग्रीकल्चरल लिमिट में अभी हम लोग को देखना है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है हम लोग का 1.5 लाख। एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस किया है, नहीं किया है, तो ये इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। इंटीग्रेशन भी नहीं होगा और टैक्स किसका ऊपर लगेगा, 1.5 लाख का ऊपर। 1.5 लाख का ऊपर टैक्स लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, और अभी अब हमको बताना है कि अगर आपका इनकम क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 3.5 लाख है और आपका एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख रुपए है, अभी इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा। एग्री इनकम इतना, नॉन एग्री इनकम इतना होगा, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट है, तब जाके हम लोग को प्लस करना रहेगा। फिर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेम कंडीशन, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 है और आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 4 लाख रुपया है, इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 से ज़्यादा होना पड़ेगा इफ यू आर मोर देन क्या है, एज 60 है, और आपका एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा, 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ये दो काम देखना है, एग्जेम्पशन लिमिट भी क्रॉस करना है, किसका, नॉन एग्रीकल्चरल का, एग्रीकल्चरल का 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। अभी इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो इंटीग्रेशन देखेंगे। कौन है अभी यहाँ पे, श्री राम है, जिसका एज कितना है, 50 है, तो हम लोग का एग्जेम्पशन लिमिट कितना हो गया, 2.5। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2.5 से ज़्यादा है या नहीं है। और क्या देखना था, ये इंडिविजुअल तो होगा ही, पहला वाला पॉइंट हो गया। सेकंड वाला पॉइंट हो गया, थर्ड वाला पॉइंट में क्या था, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि एग्रीकल्चरल इनकम पहला केस में नील दे के रखा हुआ है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन नहीं करना है, इस वाला में भी इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है। तो अभी बात क्या आ गया, यहाँ पे GTI में आपको 3,30,000 मिल रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम 3,30,000 है, और भाई साहब ने क्या किया, PPF अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो हमने क्या बोला था कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा बोल के रखा है
कि आप किसी जगह में पैसा लगाइए तो आपका इनकम कम जाएगा, तो पीपीएफ में पैसा लगाने से कम हो जाता है। ये क्या होता है? डिडक्शन। डिडक्शन आप लोगों को खाली बोला गया था, डिस्कस नहीं हुआ, तो ये डिडक्शन है। धीरे धीरे ये सब चीज़ रिपीटेटिव होता जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों को अभी याद देखना है। तो आपको नेट टोटल इनकम क्या आ गया? 3,10,000। तो अभी टैक्स किसका ऊपर लगेगा? 3,10,000 का ऊपर, या अभी हम लोग इसको तो पकड़ेंगे नहीं, पहला केस में नील है, तो 3,10,000 का ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपको कंप्यूट करना है आप लोग कर लीजिएगा। तो 3,10,000 का ऊपर हम लोग कैसे टैक्स कैलकुलेट करते थे? माइनस 2.5, 60 रह गया था, 60 का 5% कितना होता है? 3,000। तो आपको कितना था? 3,000 प्लस आपका एजुकेशन सेस 4% लगाइए, उसका ऊपर टैक्स लगना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमको याद क्या रखना है? 3,30,000 है, 3,30,000 में से 20,000 चला गया। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है मेरा? 3,10,000। पर एग्रीकल्चरल इनकम अभी कितना है? 7,00,000। तो इंटीग्रेट करने से मेरा टोटल इनकम कितना हो जाता है? 10,10,000। कितना समझ में आया है? चलिए, टैक्स कितना लगना था? 3,000। फिर रिलीफ क्यों मिल गया? क्योंकि मेरा टोटल इनकम 5,00,000 से कम था, तो रिलीफ भी मिल गया। टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? 0। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको देखना है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अभी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। क्या हमने क्या बोला था? इंटीग्रेशन में 3,30,000 आया है आपका, 3,10,000 आपका एनटीआई था। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर बाद में आपको क्या करना था कि इंटीग्रेट करना था एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। हमने इंटीग्रेट कर दिया, 10,10,000 मिल गया। फिर हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन में पहला स्टेप में आपको एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम दोनों को प्लस करना है। प्लस करने का बाद में इन दोनों का ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करना है। आपने टैक्स कंप्यूट कर दिया, फिर आपको क्या करना है? एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्री इनकम, जो कि आपका एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 प्लस एग्री इनकम आपका कितना था? 7,00,000। तो आपका कितना हो गया? 9.5 लाख। 9.5 लाख का ऊपर आप टैक्स कंप्यूट करिए और उसको बी बोल के लिख दीजिए। मतलब क्या हो गया? टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स निकालना है और इसका ऊपर टैक्स निकालना है। इसका ऊपर तो हम लोग को टैक्स देना नहीं है, एग्जेम्पशन के ऊपर और एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हम लोगों को टैक्स नहीं देना होता है। तो आपको ए माइनस बी कर दीजिए। आपको इसका ऊपर टैक्स देना है और इसका ऊपर टैक्स नहीं देना है। नहीं देना है तो उसको हटा दीजिए। ए माइनस बी जितना भी निकलेगा वो हो जाएगा आप लोग का टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि रिलीफ लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम लोग अभी ये वाला आपको स्टेप समझ में आ गया। अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि 10,10,000 तो आ गया हम लोग का। 10,10,000 कहाँ से आया? पहला वाला एग्रीगेट ऑफ एग्री इनकम विथ नॉन एग्री इनकम। एग्री इनकम आपका था 3,10,000 और बाकी आपका 7,00,000 था, आपको 10,10,000 आ गया। फिर 10,10,000 का ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करना है। आपको कितना मिला? 1,15,500 रुपये मिला। कैसे मिला है आप लोग को पता होगा ना, आप लोग को दिखाना है। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा आपको? फिर एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम वो भी आपने कर दिया। 2.5 प्लस 7 9.5। उसका ऊपर टैक्स निकला कितना आपको? 1,02,500 रुपये। ठीक है, फिर ए माइनस बी करना था। ए माइनस बी करना था। ए माइनस बी आपने किया 115,00,102,500। आपका पास कितना निकला? 13,000 निकला है। ठीक है, 13,000 निकलने का बाद में आपको रिबेट क्यों मिला है?
कोई बता पाएगा? रिबेट हमको कब मिलता है? 5 लाख से अगर नीचे मेरा इनकम हो। लेकिन मेरा इनकम तो यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है, 9 लाख से ज़्यादा है, रिबेट क्यों मिला मुझे? मेरा इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो तब मुझे रिबेट नहीं मिलता है, 5 लाख से कम होने से मुझे रिबेट मिलता है। यहाँ पे तो मेरा 10 लाख है, 9,50,000 है, रिबेट क्यों मिला मुझे? हाँ, आपको नॉन एग्री इनकम को देखना था। नॉन एग्री इनकम कितना है आपको? 3,10,000। मैंने क्या बोला था आपको पहले ही, नेट टोटल इनकम में आपको जो भी इनकम होता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को आपको पकड़ना था। आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 3,10,000। 3,10,000 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपये का रिबेट मिल गया। 13,000 आपको इस स्टेप करने का वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी निकला 13,000। 12,500 क्यों मिला? क्योंकि आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है 5 लाख से कम है, आपको रिबेट मिल गया। रिबेट मिलने के बाद में आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 500 रुपये। अभी इसका ऊपर सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, सरचार्ज नहीं लगा। फिर सेस लगेगा या नहीं लगेगा? सेस लगेगा, सेस तो सब ही लगेगा। तो सेस 4% कितना होगा? 20 रुपया। तो आपका 520 रुपया, ठीक है। आप लोग को अगर वो पॉपुलेशन वाला आपको समझ में नहीं है तो एक एग्जांपल हम लोग सेट करेंगे, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी एग्रीकल्चर इनकम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस और नेचुरल ग्रोथ। घर पे आप लोग का जंगल लग गया, साल, हैगुन, क्या है? ट्रीज है। ये सब ट्रीज लगा है आपको, आपका बगीचा पे लगा हुआ है। तो आपने क्या किया? इन दोनों को सेल किया है। सेल करने के बाद आपको क्या मिला होगा? पैसा मिला है। और इसको अगर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे, उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोल के आपने दिखा दिया, तो आपका जो ये क्लेम है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। किस लिए? हाँ, वो जो आपका 2 प्रोसेस था कि आपका एग्रीकल्चरल ऑपरेशन था और एक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन था। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में जो ह्यूमन एफर्ट देना था वो आपने नहीं डाला है, तो ये जो भी इनकम होगा उसको एग्रीकल्चर इनकम बोल के नहीं मानेंगे और इसका ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर डिविडेंड अगर मिला है आपको, डिविडेंड मिला है आपको किस लिए? क्योंकि आप एक शेयर होल्डर है। आप कौन है? शेयर होल्डर है। और आपने जो कंपनी में पैसा मिल रहा है वो भी क्या है? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो इनकम आपका एग्रीकल्चरल है या नहीं? कंपनी भी एग्रीकल्चरल काम ही कर रहा है और उसी से आपको पैसा मिल रहा है। कर रहे यहाँ पे किस लिए हो जाता? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लैंड से रिलेटेड होना पड़ेगा। आप लोग का जो पहला 3 कंडीशन था कि रेंट और रेवेन्यू, आपको लैंड से कनेक्टेड होना पड़ेगा। यहाँ पे तो लैंड का बारे में कुछ बोलेंगे ही। आपको ये पैसा मिल किस लिए रहा है? क्योंकि आप शेयर होल्डर है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आप तो डायरेक्टली लैंड का साथ कहीं पे रिलेटेड है नहीं, आपने खाली पैसा लगाया है बोल के आपको ये पैसा मिल रहा है। तो आपने एग्रीकल्चरल काम कुछ नहीं किया, ह्यूमन एफर्ट कुछ नहीं डाला है, तो आपको ये भी जो भी इनकम मिलेगा ये भी आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फिर तीसरा वाला, आपने क्या किया? ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपको एक सीड से, तो आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का वजह से आपका जो भी इनकम आ रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आपने बॉटल में डाला, बॉटल में डाल के आपने मार्केट में बेचा है, तो ये जो इनकम आया है वो आपका एग्री इनकम होगा या नॉन एग्री इनकम होगा? आंसर आपको कोई सर देखिए, थोड़ा आपको बताइए।
आजकल ये आपका क्या नाम है उसका, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव न्यूज़ में क्यों है? आसाम में स्पेशली इसलिए है। हाँ, पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। आसाम में क्या कर रहा है, पाम ऑयल का फैक्ट्री बनने वाला है, तो वहाँ से पाम ऑयल निकालेगा। तो भाई साहब ने बाबा रामदेव पकड़ लीजिए, आ गया पाम ऑयल प्रोड्यूस भी कर लिया। अभी जो पाम ऑयल प्रोड्यूस कर लिया है, इस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोल के मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि पाम ऑयल को अगर हम लोग कोई भी पाम ऑयल है उसको हम लोग बिना प्रोसेस करके भी ऐसे भी सेल कर सकता था। अगर वैसे भी अगर उसका मार्केट वायबिलिटी है, उसको अगर हम लोग फिर फर्दर प्रोसेस करके अगर मार्केट में बेच रहा है तो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। उसको चेंज किया है, प्रोसेस किया है, तब जाके उसको आपका एग्रीकल्चर इनकम बोल के नहीं मानेगा, उसको बिजनेस इनकम बोल के मानेगा। सेम आपका जो क्वेश्चन था, फैक्ट्री बना दिया है, उसको दूसरा काम में लगा दिया है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर लीज रेंट रिसीव्ड फॉर लीजिंग आउट लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल परस्यूट। आपने क्या, आपका पास लैंड था, लैंड को आपने क्या कर दिया, भैंस चराने के लिए दे दिया। आप कौन है, बादशाह रैपर है, बादशाह रैपर का आप भाई है, ठीक है। जो उसका गाना नहीं सुना उसने भैंस चरा दिया, तो आपने भैंस चरा दिया, ठीक है। भैंस चराने के बाद में आपको पैसा मिला कि भाई साहब ने मुझे आइडिया दिया और मैंने भैंस चरा दिया और मुझे पैसा मिला, एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं है? होगा या नहीं होगा? लीज रेंट रिसीव्ड फॉर लीजिंग आउट लैंड, लीज आउट कर दिया आपने, किस लिए? भैंस चढ़ा दिया आपने इसमें, किस लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि उसको भैंस चढ़ाएगा तो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी होगा, उस कारण आपने लीज आउट किया था। तो इस जो भी रेंट आपको मिल रहा है वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा या नहीं होगा? किस लिए होगा? 3 कंडीशन था आपका, रेंट और रेवेन्यू, सेकंड था आपका रेंट इन काइंड और थर्ड था आपका बिल्डिंग वाला। तो बिल्डिंग वाला में तो नहीं आ रहा है, रेंट इन काइंड है नहीं, रेंट और रेवेन्यू है। लैंड से कोई रेंट एंड रेवेन्यू मिल रहा है क्या? लैंड से रेंट मिल रहा है, लेकिन और कंडीशन है, इंडिया में होना पड़ेगा, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। कंडीशन जो भी था आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, उसको आपको रटना पड़ेगा। वो 3 कंडीशन आपको फुलफिल नहीं हुआ तो आपका ये क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसलिए नहीं होता, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फिर ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, आपने क्या किया, चलिए पहला भैंस चढ़ा के आपको कुछ नहीं मिला, आप बोला भैया हम भैंस पालेगा, भैंस पाला आपने, उससे आपको दूध बेचा, ठीक है। उससे जो भी इनकम आ रहा है आपका, वो एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं होगा? होगा, किस लिए? सेम 3 कंडीशन है, बोले बिल्डिंग नहीं है पहला बात, हाँ करेक्ट, रेंट भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है। एग्रीकल्चर है क्या? ब्रीडिंग ऑफ, हाँ ब्रीडिंग ऑफ कैटल क्या, एग्रीकल्चर हुआ, लैंड से कुछ प्रोड्यूस हुआ है। हम क्या बोला था, लैंड होना पड़ेगा, लैंड से आपको कुछ मिलना पड़ेगा, लैंड से आपको कुछ मिला है, नहीं मिला है, तो नॉट एग्रीकल्चर है, ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट मतलब कोई एक आपका कौन था, आप किसी को रेंट दे के रखा था, आप मुझे मान लीजिए मुझे ये रेंट लेके रखा था, और मैंने क्या किया, पैसा नहीं दिया, और बहुत दिन बाद आपने मुझे मांगा तो मैंने उसका बाद दिया, तो वो क्या हो जाता है, एरियर रेंट, बाकी रह गया था एक ही साथ में आपने पेमेंट किया, तो एरियर रेंट आपको मिला है एग्रीकल्चर लैंड, आपसे मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिया था और उसका जो भी एरियर था उसको हम पेमेंट किया था, साथ में आपने क्या ले लिया, मुझसे इंटरेस्ट ले लिया। 500 रुपया मैंने नहीं दिया था, 500 रुपया देने का साथ साथ आप मुझसे और 50 रुपया भी ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। ये जो एरियर का इंटरेस्ट लिया है आप मुझसे,
ये इनकम को अभी एग्रीकल्चर इनकम बोल के माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। करेक्ट, सब सही है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये तो माटी के साथ रिलेटेड ही नहीं है। ये वाला लैंड के साथ रिलेटेड था, एग्रीकल्चर लैंड को रेंट में दिया था, काम किया था मुझे, तो ये वाला रिलेटेड था। लेकिन इंटरेस्ट लैंड के साथ तो कोई रिलेटेड नहीं है, तो नहीं होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या मिला है? कंपनसेशन मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि आपने क्रॉप्स का इंश्योरेंस करके रखा था कि क्रॉप खराब हो जाने से आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगा? कंपनसेशन दे देगा। आपका क्रॉप क्या हो गया? खराब हो गया। खराब होने का कारण आपको जो भी पैसा मिला है एज ए कंपनसेशन, उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चर बोल के मानेंगे? इनकम होगा। क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा, क्योंकि ये किसका लिए था? क्रॉप्स का रिलेटेड था, वो भी लैंड का साथ ही रिलेटेड ही था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म एंगेज इन एग्री ऑपरेशंस। कोई एक फर्म में आप क्या है? पार्टनर है, और एज ए पार्टनर आपको क्या मिलता है? आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसमें पैसा लगाया था, और पैसा लगाने के कारण आपको फर्म से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और उसका प्रॉफिट का एक शेयर मिलता है। इंटरेस्ट भी मिला, प्रॉफिट का शेयर भी मिला। ये दो चीज जो मिला है उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोल के मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? लैंड से रिलेटेड है नहीं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या है? इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना था, पैसा लगाने के कारण मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो नहीं होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ पोटैटोज बाय रेफ्रिजरेशन, आप लोग का क्या है? कोल्ड स्टोरेज रहता है। आपने क्या क्या कोल्ड स्टोरेज बनाए? कोल्ड स्टोरेज बना के आपने क्या क्या? आलू यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि खराब ना हो। और इससे अब खाली आपका नहीं कर रहा, आप पूरा गांव का आप क्या कर रहा है? पोटैटोज को स्टोर करके रखा है। ठीक है, स्टोर जब करके रखा हुआ है और उसका लिए आपको क्या मिल रहा है? कुछ पैसा मिल रहा है। ये पैसा को आपको एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड प्रिजर्वेशन आपका काम नहीं है, लैंड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन 10 में था अभी हम लोग। सेक्शन में क्या बोलता है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम से आपको हटा देना था। टोटल इनकम में से ये सेक्शन कहाँ से चलता है? सेक्शन 10 से 13B तक। ठीक है, ये क्या बोला? आइदर टोटली एग्जाम हो सकता है या सर्टेन पार्शियली एग्जाम हो सकता है। तो एग्रीकल्चरल चैप्टर आपका खत्म है। अब हम लोग थर्ड वाला चैप्टर में। तो क्या हो गया? ये सेक्शन बोलता है कि आपको कोई भी इनकम होगा इस सेक्शन के अंदर में, वो टोटली एग्जाम हो सकता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और नहीं तो कम लग सकता है। सेक्शन 10 किसका बारे में बोलता है? ये गलत है, टोटल इनकम होना चाहिए। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, सेक्शन 10 में बोल के रखा है। 10 क्या बोलते हैं? ACZ। ACZ में अगर कोई भी आपका जो कंपनी सेटअप हुआ है और वहां से आपको जो भी इनकम मिलेगा उसका ऊपर टैक्स नहीं देना है। सेक्शन 11 to 13 क्या बोलता है? आप कोई भी एक प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हैं, किसका नाम के लिए? चैरिटेबल पर्पज के लिए आपने हेल्ड करके रखा हुआ, उससे अगर आपको कोई भी पैसा आता है तो उसका ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये भी अप टू ए सर्टेन लिमिट ट्रू है, ये भी अप टू ए सर्टेन लिमिट ट्रू है। मतलब क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी को क्या कभी टैक्स देना नहीं पड़ता है? देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? आप ये कंडीशन फुलफिल करिए तब आपको देना नहीं पड़ेगा, जैसे आपको ये हम बोलते हैं। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी बोला है कि अगर उसने क्या किया, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन आपको मिला है, किसको मिला है? इलेक्टोरल ट्रस्ट को मिला है, तो उसको टैक्स नहीं देना है। आप इसको मान लीजिए। यहाँ पे भी क्या है?
सर्टेन कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब क्या हो जाता है, 95% ऑफ इनकम जो भी आपको मिलता है उसको आपको खर्चा कर देना है उसी काम के लिए, तब जाके आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा पूरा वो इनकम। मतलब क्या हो गया, आपको 100 रुपया मिला है, तो आप 100 रुपया में से अगर 95% इनकम अगर उसी काम में लगा दिया है तो आपका जो 5 रुपये का ऊपर बच गया था उस 5 रुपये के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। बाय वर्च्यू ऑफ क्या है, दिस सेक्शन। ठीक है, इसमें भी सेम है। इसमें बोला है पॉलिटिकल पार्टीज में कि आपका एक पॉलिटिकल पार्टी है और आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अगर आपको जो भी पैसा मिल रहा है ओवर एंड एबव क्या है 20,000, वो अगर आपको चेक में मिल रहा है तो आपको नहीं वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्या हो गया, अकाउंट पे ही चेक है, कौन सा पे ही चेक है, अकाउंट पे ही चेक है, तब आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और आप उसका क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखा हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप अगर उसका ऑडिट करवा रहे हैं, आपको 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा वाला पेमेंट आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेशन आप कैश में रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कंडीशन अगर आप फुलफिल करेंगे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन आप लोगों को पढ़ के आना है। और आपको क्या पढ़ के आना है, मेनली नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन 10 AA पढ़ के आना है। सेक्शन 10 आप लोग को यहीं से देखिए, बुक में रेफर नहीं करना है। सेक्शन 10 AA आपको बुक में रेफर करना है। सेक्शन 10 आप कहाँ से रेफर करेंगे, आपको जो ये वर्ड फाइल में देखे गए हैं उससे आप रेफर करिए, समझ में आने से ठीक है, देखिए हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग को क्या चीज़ पढ़ के आना है, 10 AA बुक में आप लोग रेफर करिए 10 AA को।